हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब प्लेयर न्यू टाइम जिसका नाम है क्लास 9th मैथ्स क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट का कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 के लिए आपसे स्टूडेंट का 16 तारीख को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा 2 है। क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा क्या है, 2 है। इससे पहले भी आपसे स्टूडेंट के लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर मेरा पूरा कंप्लीट करा दिया है। वीडियो का लिंक आप मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन पेपर और यह दूसरा जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराने वाला हूं, दोनों के दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन पेपर के सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार रिपीटेड होते हैं। आपके प्रीवियस ईयर में आए हो मतलब कि आपके 2025 के एग्जाम में आए हुए, 2026 के एग्जाम में अभी आएंगे ही, फिर 2024 के में आए, 2023, 2022, 2021, 2020 तक के लास्ट 6-7 सालों के पुराने क्वेश्चन पेपर आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपको मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट 6-7 साल से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीटेड होते हैं, वैसे भी क्वेश्चन आपको दोनों क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेंगे। आपसे स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो आपको मैं करा रहा हूँ, उनके जो क्वेश्चंस के आने, उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी बिना किसी देरी क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले अपना आप सभी के सभी स्टूडेंट अपना हालचाल बता दो। क्या आप सबका हालचाल बहुत बढ़िया है? तेवे तेवे सब ठीक है, सब ऑल गुड, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो ऑल गुड, ऑल गुड या नहीं है, कुछ भी है, जो भी है, जैसा भी अपना कंडीशन बताओ, फटाफट से कमेंट्स करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और शुरू करने से पहले क्लास को आपसे स्टूडेंट क्या करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं, इसलिए सब्सक्राइब कर लो कि अभी के अभी बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो ये ना सामने हमारे सामने में क्वेश्चन आ चुका है, सबको पता ही ये जो क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, वह आपसे स्टूडेंट का आएगा डीओई पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और ये 2025-26 का 2024-25 का क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको कराया डीओई का ही कराया मैंने, और वह कराया मैंने 2025 और 2025-2026 का, मतलब कि इस साल का मैंने सोल्यूशन कराया है। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन पेपर है ना, जब मैं सोल्यूशन कर रहा था तो भाई मैं आपको बता दूं, उसके अंदर में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, जो आपके लास्ट ना 6-7 साल से ना बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, बार बार आपके एनुअल एग्जाम के ना बार बार आ रहे हैं। ठीक है, सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं करा रहा हूँ ना, दोनों क्वेश्चन पेपर सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार बोल रहा हूँ, सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चन के आने आपकी संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट उठ के वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन पेपर का वीडियो देख लेना। आपसे स्टूडेंट को अपने एग्जाम के अंदर 80 में से 80 मार्क्स चाहिए, तो दोनों क्वेश्चन पेपर का देख लेना। दोनों क्वेश्चन ही क्वेश्चन पेपर के सारे सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो करते हैं शुरू। 3 घंटे का समय दिया जाता है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, आपको सबको पता है। ये सामान्य निर्देश होता है, इसको पढ़ना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, 15 मिनट का समय दिया जाता है। सबसे पहले क्लास को क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन के आंसर करने से पहले इसको ध्यान से पढ़ ले। अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई इसको फॉलो नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे। मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ बिकॉज टाइम जाएगा। ठीक है, आपको 15 मिनट का समय मिलेगा तो उसमें पढ़ लेना। चलो करते हैं, खंड आ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, सबको पता है। ठीक है, चलो वही करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में, यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण, ठीक है, ठीक है, अनवसानी और अनववर्ती, ठीक है, अनावर्ती है तो वह संख्या है। तो वह संख्या है। ठीक है, क्या है? अनवसानी। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती है तो वह संख्या क्या? अप्रमेय संख्या है। क्या? एक आपका एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, अभी अनवसानी व अनावर्ती ये है, होता क्या आपको मैं समझा देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। देखो, इसको मैं डिटेल में एग्जांपल समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, आपको सामने में देखो, इसका आंसर क्या आपका डी है, अनव। ठीक है, अनवर्ती का मतलब क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। इसे में क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल समझ लो, जैसे कि रिपीटिंग। देखो, ये संख्या जो है ना, जैसे कि पाई की वैल्यू क्या होती है कि 3.14149, ये सब हो चलते रहता है, मतलब कि ये संख्या है ना, आगे बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, आपने संख्या सभी को पता है, जिस जो पूरी तरह से कटे ना। ठीक है, जिस जो संख्या जो है ना कटे ना, अप्रिय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो कटता ही नहीं कभी भी। ठीक है, कटता ही नहीं है, पूरी तरह से कटता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भाई ऐसा नंबर है जो कटेगा ही नहीं, और ये नंबर जो है ना आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और प्लस में क्या बोला जाए? अनववर्ती। अनववर्ती मतलब मतलब है इसका नॉन रिपीटिंग। इंग्लिश में पढ़ो नॉन रिपीटिंग, मतलब कि इसकी संख्या ना रिपीट भी नहीं होगा भाई। संख्या रिपीट नहीं होगा, सब अलग अलग नंबर आते जाएंगे इसके अंदर में। ठीक है, ये चीज है। सेकंड एग्जाम्पल हमारा वही सेम, इसका ऐसे ही हो गया। और अनवसानी का मतलब समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अनवसानी का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ना खत्म, कटने वाला है ही नहीं।
एक ही संख्या बार बार रिपीटेड होगा, एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा, इसमें एक भी संख्या रिपीट नहीं होगा, इसमें बार बार एक ही संख्या रिपीट होगा। ठीक है, तो इसका हो गया। और परिमेय संख्या में क्या होता है, पूरी तरह से कट जाता है। कोई भी, जैसे कि मैं आपको 5 को 2 से भाग कर रहा हूं, तो ये मेरा कितने बार में कट जाएगा, 2.5 2.5 बार में मेरा कट जाएगा, 2.5 इसका आएगा कट जाने पे। ठीक है, तो भाई ये कट गया ना पूरा, 2.55 के आगे कोई संख्या तो नहीं है ना, तो इसी ये परिमेय संख्या हुआ हमारा। ये क्या परिमेय संख्या हुआ। बाकी ये दो इस तरह की संख्या आपके क्या होते हैं, हमारे अपरिमेय संख्या होते हैं। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर है समबाहु का, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र परिमाप दे रखा है, बहुत आसान हो गया ना। देखो, तो हमारे परिमाप का देखो, समबाहु त्रिभुज का फॉर्म, ये समबाहु जो त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज होता है, तीन भुजाओं से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, तीनों भुजाओं से मिलकर बनाया जाता है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैंने मान लिया कि मेरा एक या यहाँ पे मैंने एक या यहाँ पे मेरा भुजा आएगा, और भुजा गुने, और भुजा किससे गुना करना पड़ेगा, हमारे को 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि तीन त्रिभुज के अंदर में 3 भुजा होते हैं, और समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो 3a लिख दिया हमने, 3a बराबर हम लिखे 180 के बराबर में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हम तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे, मतलब एक a प्लस में a करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3a आएगा ना। तो वही तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ा था हमें, 3a आया, बराबर किसका रहेगा, 180 के। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली। अब समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है हमारा, √3/4/a का स्क्वायर। a क्या होता है हमारा, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा। तो 60 का स्क्वायर करेंगे हमारे 36 आएगा। ठीक है, 3600 आएगा, 4 को 36 से काटेंगे हमारा 900 आएगा, 900 को अंडर से गुना करेंगे हमारा 900 √3 हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस, और आपको मैं इस क्लास के अंदर में जितने भी फॉर्मुलास कराऊंगा ना, उसको एक कॉपी के अंदर में ना छोटी सी पतली सी कॉपी बना लेना, उसको ना सारे फॉर्मुलास को ना लिख लेना बढ़िया तरीके से, ताकि आपका एक दिन एग्जाम से पहले ना वह सभी क्वेश्चन को ना याद जरूर कर लेना, रिविजन कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो मैं भी हर एक क्वेश्चन के जो भी आपके फॉर्मुला लगेंगे उसको याद एक पेज पे लिख लेना बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे सामने में करते हैं फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, देखो ये 3 और 0 रैखिक समीकरण के हल है, तो के का मान ज्ञात करना। ठीक है, 3 और 0 ये बिंदु दे रखा है, आपको पता है पहले वाले क्या होता है, मेरा एक्स होता है, दूसरे वाले क्या मेरा वाई होता है। पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाले मेरा वाई होता है। ठीक है, तो एक्स है, ये वाई है, मतलब कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर के का निकल के आ जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सबको पुट करने तो आता ही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र ओ क्या है, मेरा वृत्त का केंद्र, ये मेरा वृत्त का केंद्र है। तो हमारे को एडीसी मतलब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है भाई, इसकी वैल्यू बतानी है ये कितने डिग्री का है। ठीक है, तो हमारे को दे रखा है कि एओसी पूरा कितना दे रखा है, वैसे ए और सी पूरा कितना होगा हमारा, 60 और 30 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। और एओ बी मेरा 60 है, और मेरा बीओसी मेरा कितना 30 है। ठीक है, चलो करते निकालते, कैसे निकालेंगे डीएसी, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ये रहा, देखो हम इसको ऐसे सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। हमारे को दिया है कि ओ वृत्त का केंद्र है, और हमें एओबी इतना दे रखा है, और बीओसी मेरा इतना दे रखा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसलिए चाप एसी, चाप जो मेरा चाप क्या है मेरा एसी, ये रहा, इसको चाप कहते हैं। वृत्त के परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वृत्त का ये पूरा परिधि है मेरा, गोल ये पूरा घुमा जो है वृत्त का परिधि है। तो मेरा जो चाप किसे कहते हैं, वृत्त के परिधि का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी हम इसको चाप कहते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, ये मेरा चाप है एसी। ठीक है, चाप द्वारा केंद्र पे आंतरिक कोण, तो यहाँ पे मेरा एसी द्वारा केंद्र पे आंतरिक कोण कितना, मेरा कितने डिग्री का, ये पूरा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है मेरा। ठीक है, तो मेरा ये कितना हुआ एओसी, तो मेरा कितना एओसी को किससे दो मिल गए, दो मतलब कि दोनों जुड़ के मिलेंगे, एओबी भी मिलेगा, एओ और बीओसी को भी मैं जोड़ूंगा, तब जाके मेरा कितना होगा, मेरा दोनों को जोड़ कर 60 और 30 को जोड़ के मेरा कितना आएगा, 90 आएगा। एओसी मेरे टोटल कितना है, 90 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोई नहीं, इसको सीधा कर लेते हैं। चलो आ गया। क्या हो गया, क्या यार पापा ये भी। चलो ठीक है, अब आगे देखो, यहां तक तो हमने कर लिया था। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पे आंतरिक कोण, ठीक है, केंद्र चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। कहने का मतलब समझे, जो मैंने ये वाला जो मेरा चाप द्वारा एसी दो चाप द्वारा जो मेरा यहाँ पे कोण बनाएगा,
ठीक है। अब उसके द्वारा, अब इसी दो बिंदु के द्वारा जो भी हमारा जो कोण बनेगा, जो भी इस दोनों बिंदु के द्वारा जो भी मेरा कोण बनेगा, वह उसका क्या रहेगा, इस वाले कोण का नहीं, मतलब कि ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का, उसका क्या रहेगा, वह ये वाला कोण क्या रहेगा, आधा रहेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हमारे को क्वेश्चन में ये भी लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तो हमने बस वही करा, इसलिए हमने AOC बराबर हमने करा क्या, वह मेरा दुगना होगा DAC, क्या दुगना होगा ना भाई, मेरा ये वाला आधा होगा तो ये मेरा क्या दुगना रहेगा, बस सिंपल सा है। ठीक है, 90 बराबर में इसको करा मैंने, दो यहाँ पे गुने में था, भाग में हो जाएगा, तो DAC मेरे कितना निकल गया, 45 निकल के आ गया, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक गोलार्ध का कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, कुल सतह क्षेत्रफल हमारा डैश है, तो गोलार्ध का व्यास ज्ञात करना है, सिंपल सा है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम हमें पता ही है क्या होता है हमारा, उसको उसके बराबर में कर देंगे। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ला 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 ला, एक सेकंड रुक जाना। चलो, ये रहा। तो गोले का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है, बस वही इसके बराबर में करेंगे। यहां से हमने आर की वैल्यू निकाल के रख दिया, आर की वैल्यू हमने निकाल दिया 441, आर की वैल्यू मेरे कितना निकल के आ रहा है, इतना निकल के आ रहा है, बस मैंने डी और मेरा डी क्या रहता है, आर मतलब डी जो मेरा रहता है आर त्रिज्या का दुगना रहता है, तो दुगना कर दिया, बस मेरा आ गया। ठीक है, सोल्यूशन में दिखा देता हूँ, सिंपल सा आपको करने आना चाहिए, ऐसा सोल्यूशन तो करने आना चाहिए सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब सोल्यूशन छोटे मोटे सोल्यूशन है भाई, सबको आपको आना चाहिए। आप छोटे बच्चे हो, 6th 7th क्लास से, नहीं कि मैं एक ही चीज सिखाऊंगा यहाँ ये ऐसे से ऐसे है, ऐसे नहीं सिखाऊंगा मैं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुपद डैश का शुन्याकों की संख्या है, बहुपद डैश का शुन्याकों की संख्या बताऊं। जैसे कि देखो शुन्याक इसमें हमारे को सीधे बोल दिया कि बहुपद है और उसको शुन्याकों की संख्या हमारे को बताया है। देखो, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी बहुपद है ना, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है ना, जो बहुपद का हमारा जो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर हमारा 2 है। ठीक है, जो इसके पर जो भी हमारा बहुपद का हाईएस्ट पावर होगा, वही उसी संख्या, उसी बहुपद का शुन्याकों की संख्या कितना होगा, हमारा 2 ही होगा। क्या होगा, किसी भी बहुपद का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका शुन्याकों की संख्या होता है। बस सुन लो फिर से, किसी भी बहुपद का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका शुन्याकों की संख्या होता है। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा देखो 7 क्वेश्चन है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या क्या है, गोलाकार गुब्बारा है, मान चलो इतना है, इतना था गोला। अब इसमें हवा भरने पे त्रिज्या 3 गुना बढ़ जाता है। अब इसको हवा भरने पे त्रिज्या क्या होगा, मतलब कि बड़ा हो गया ये। ठीक है, त्रिज्या बढ़ गया, पहले इतना, पहले यहां से लेकर के यहां तक त्रिज्या था, अब इसको ये त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, यदि हवा को पंप करने के बाद गुब्बारे का सतह क्षेत्रफल A2 हो जाता है, मतलब पहले सतह क्षेत्रफल मान चलो A1 था, तो अब क्या हो गया, A2 हो गया। ठीक है, और हवा को, ठीक है, और हवा को पंप करने से पहले इसका सतह क्षेत्रफल कितना था, A था। चलो ठीक है, हमने वही लिख दिया, सेम लिखा है। तो हमारे को A1 A2 का मान ज्ञात करना, मतलब सतह दोनों के गोले के सतह क्षेत्रफल जो आएगा, ठीक है, सतह क्षेत्रफल का दोनों का हमारे को बटे में करके इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं, चलो करते हैं। जस्ट 1 सेकंड प्लीज, को फिर से सीधा कर दिया जाए। ठीक है, ये रहा, देखो। तो माना हमने पहले यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, माना कि हवा भरने से पहले गुब्बारे का त्रिज्या कितना था, मेरा R1 था। ठीक है, हवा भरने के बाद में त्रिज्या कितना, हमारा हवा भरने पर 3 गुना हो गया, तो मेरा R2 कितना हो गया, मेरा R2 में 3 गुना होगा। मेरा R2 क्या आएगा, मैं R1 से क्या मेरा 3 गुना है, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब सुनो, गोले का सतह क्षेत्रफल क्या था, 4πr² होता है, तो गोले का सतह क्षेत्रफल इतना होता है। तो प्रारंभिक सतह कितना था, A1 मेरा कितना इतना है, अंतिम सतह मेरा कितना, A2 मेरा कितना इतना है, दोनों का अनुपात हमारे को बोला गया है, तो दोनों का अनुपात हमने कर दिया। तो 4π से 4π मेरा कट गया, बचा ऊपर में हमारा बचे R2 1 और मेरा सॉरी R1² और R2² मेरा बचा। अब हमारे को पता है एक चीज हमने यहाँ पर देखा है कि R2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3R लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया R1 के R2 की जगह पर मैंने 3R1 लिख दिया, इसका स्क्वायर करा। तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा मेरे पास 9 आएगा, और R1 का और R का स्क्वायर करूँ तो R² आएगा 1 का 1। ठीक है, अब R² 1 से R² 1 मेरा खत्म, R² 1 से R², बचा क्या मेरा, ऊपर में 1 बचा, नीचे में बचा मेरा 1, तो 1/9 इसका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 8 है, दी गई आकृति में यदि हमारा A और B का अनुपात कितना, मेरा A और B का ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, तो कौन सी, मतलब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, तो A में मान चलो मैं जो मेरी पूरी संख्या है उसको मैंने x से गुणा कर दूंगा। अगर मैं ये 2 अनुपात दे रखा है मुझे, उसको मैं x से गुणा कर दूंगा तो मेरा पूरी संख्या आ जाएगा ना, पूरा कोण आ जाएगा। सबको पता है कि भाई यहाँ पर जो A और B मिलकर के क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है,
सबको पता है। तो ये मैं x से गुना कर दूं, मेरा पूरा संख्या आ जाएगा। तो बस मैंने वही 3 से गुना कर दिया, a को मैं 2x से गुना करा और 3 को मैंने x से गुना कर दिया, ठीक है। तो दोनों को मिला करके, दोनों जोड़ करके, दोनों को जब मैं जोड़ूंगा आपस में तो वह 90 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना का 5x बराबर 90, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ गया मेरा, 18 निकल के आ गया। अब देखो, तो मैंने 18 की वैल्यू को, अब मेरा x की वैल्यू से मैं क्या करूंगा, a का मान निकालने के लिए मुझे x से 2 को x से गुना करना पड़ेगा। a की वैल्यू कितना 36 आया, b की वैल्यू 54 आया, ठीक है। अब बात सुनो, अब आप देख रहे हो कि भाई a और c, ये जो मेरा a यहाँ तक इतना कोण है और मेरा c यहाँ तक कोण है, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो बस वही, तो ए और सी मिला के कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हमने ए कितना देगा, 36 देगा, बराबर प्लस में हमने सी लिखा, बराबर में 180। 180 में से मैं 36 घटाना पड़ेगा, कि यहाँ पे प्लस में दे जाएगा, माइनस में भेज देंगे। 180 में 36 गया 146, तो 180 जो मेरा कितना निकल गया, 144 निकल के आया, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने में वह कोण जो एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा को साझा करते हैं वह डैश कहलाते हैं। वह कोण क्या है मेरा, उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा को साझा करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, हमारे आसन कोण कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। इसको एग्जांपल समझाता हूं, देखो एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखो, आसन कोण किसे कहते हैं, आसन कोण में जैसे कि हमने दो समांतर रेखा खींच दी, ये समांतर रेखा इसको तिरक रेखा काटती है। तो मेरे आसन कोण कौन कौन से होता है, वह देखो, आसन कोण में जो ये वाला कोण होता है और ये वाला कोण होता है, ये मेरे आसन कोण होते हैं। आमने सामने के क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं, ए और बी, ठीक है। तो ये अब बोला क्या जा रहा है हमसे, देखो वह कोण जो एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ शीर्ष, तो उभयनिष्ठ शीर्ष क्या हो गया आपका, ये रहा, ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारा, अब एक उभयनिष्ठ भुजा, भुजा भी कौन सी है हमारे, भुजा उभयनिष्ठ भुजा, एक ये रही भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष ये रहा मेरा, और ये रही भुजा, दोनों साझा करते हुए कौन कौन से कहलाते हैं, हमारे आसन कोण कहलाते हैं, बस, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है 10, यदि डैश और डैश मीटर भुजाओं वाले त्रिकोण मैदान को 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत है। तो देखो, सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को ये भुजाओं का लंबाई दे रखा है, तो हम वहां से क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल को हम 2 रुपए से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो बताता हूँ उसको कैसे करेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे को क्या त्रिकोण का हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल करके हमारे इससे करेंगे, तो हमारे पे कितना निकल के आया, 350 मेरे अर्ध परिमाप। यहाँ से ऐसे करके सोल्व करते हैं, सोल्व करते हुए मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको हर एक डिटेल छोटी छोटी चीजों में नहीं बता रहा मैं, ठीक है। करते हैं, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र ये होता है, आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, हर एक क्वेश्चन का जो भी मैं फॉर्मूला करा रहा हूँ एक पेज पे लिख लेना, और एग्जाम से पहले, एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, और एग्जाम के से 1-2 घंटे 3-4 घंटे पहले पढ़ लेना जरूर। हीरोन का सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूले में पुट करा मैंने, आंसर निकाल दिया, मेरे कितना निकल के आया, ये सब सोल्यूशन आपको करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये 18,750 रुपए निकल के आया मेरा, और उसको मैं 2 रुपए से गुना कर दूंगा, तो मेरा 37,500 मेरे लागत निकल के आएगा, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए भाई, मैं छोटे बच्चे नहीं हूँ, 6-7 क्लास का, तो एक ही चीज बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 11 है, देखो, यूक्लिड के अभिग्रही अभिग्रहित कथन को संतुष्ट नहीं करता, यूक्लिड के अभिग्रहित संतुष्ट नहीं करता, मतलब कि यूक्लिड के जो हमारे पास कितने 5-6 उन्होंने अभिग्रही दी है, तो उसमें से कौन सा अभिग्रही हमारा नहीं है, हमारे को बताना है। तो ये हमारा डी, ये हमारा अभिग्रही ने पूर्ण भाग से छोटा होता है, पूर्ण भाग जो होता है ना, पूर्ण भाग, ठीक है, पूर्ण भाग जो पूर्ण भाग से छोटा होता है, पूर्ण जो होता है भाग से छोटा होता है, नहीं, पूर्ण जो होता है ना भाग से बड़ा होता है, पूर्ण जो होता है मेरा भाग से बड़ा होता है। इसका मतलब समझाता हूँ, यहाँ पे पहले तो ये आधा अधूरा लिखा पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो देखो, तो पूर्ण भाग से छोटा होता है, ये आपका गलत है। देखो, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण, जैसे कि मैंने बोला एक वृत्त लिया मैंने, उसको 4 भाग कर दिया मैंने बोला कि जब वृत्त का ना ये वाला जो क्या है, ये भाग है, ये मेरा भाग है, तो मैंने बोला ये वृत्त क्या है, ये पूरा पूर्ण है, ये मेरा वृत्त क्या है, मेरा ये पूरा पूर्ण है, और ये वाला क्या हिस्सा मेरा भाग है। तो ये मेरा जब पूर्ण हैगा, ये मेरा ज्यादा बड़ा होगा, ये मेरा ये वाला भाग बड़ा होगा, बताओ, मेरा पूरा बड़ा भाग हो ना, ये मेरा बड़े वाला जो है क्षेत्र है, वह ज्यादा बड़ा होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वह छोटा है, तो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए था ना, ठीक है। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा है, इसका अर्थ समझो, कोई भी संपूर्ण वस्तु अपने किसी भी भाग से बड़ी होती है। संपूर्ण वस्तु, ये पूरी संपूर्ण वस्तु है, मतलब ये पूरा भरा पड़ा है, ये अपना ये इसका हिस्सा है, तो भाई ये वाला ये बड़ा हिस्सा है ना क्षेत्रफल। तो देखो, अब आगे बात करते हैं, अभिग्रही आपका 1 है, 2 है, 3 है, यूक्लिड की अभिग्रहित, ठीक है, गृहित 1 2 3, जो पहले दूसरे जो तीसरे है ना, वे आपके पहले हैं और दूसरे हैं और तीसरे हैं। आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, यूक्लिड की 6 के 6 अभिग्रही को ना एक साइड में फॉर्मूला के अंदर भी लिख लेना, और कौन से को कौन सा करते हैं,
ठीक है, क्योंकि अभिकृति लिखने वाला जो है ना, अभिकृति वाला जो क्वेश्चन है ना, आ ही रहा है आपका, तो 6 के 6 अभिकृति को याद कर लेना। पहले अभिकृति में क्या बोला गया, दूसरे में क्या बोला गया, तीसरे में क्या गया है, बस उसका जो टाइटल है ना उसको लिखना याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने में देखो 12 क्वेश्चन है, दी गई आकृति में हमारा एंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, ए सी डी, जैसे वो ए सी और डी मेरा जो है, तो मैं सर्वांग मेरा ए डी बी के, ए डी बी के मेरा इतना सर्वांग है सिद्ध करना में, ठीक है, सिद्ध करने में किस सर्वांग का नियम का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन सा सर्वांग नियम का प्रयोग करेंगे, तो कैसे सिद्ध करेंगे, पहले इन दोनों को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। चलो देखो, तो इन दोनों में आप सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि ए बी भुजा ए बी बराबर है। ठीक है, ए बी, देखो आप देखोगे कि ए सी बी और मेरा ए डी बी, मेरे दोनों के अंदर मेरा ये जो भुजा है ना मेरा उभयनिष्ठ है, तो ए बी बराबर ए बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं ए सी बराबर ए डी है। अब मेरा ए सी ए और ये मेरे दोनों के दोनों मुझे दे रखा है पहले क्वेश्चन में, ये दोनों मेरे बराबर है, डबल जो ऐसे निशान है इसका मतलब होता है बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों मेरा बराबर दिया है। आगे करेंगे हम एंगल सी ए डी, एंगल हम लेंगे सी ए डी, मैं एंगल लूंगा ये वाला, ये पूरा एंगल ले रहा हूँ सी ए डी, मतलब ये पूरा मैं एंगल ले रहा हूँ। और अब मैं अगला एंगल ले रहा हूँ एंगल डी ए बी, एंगल एंगल डी ए बी, मतलब कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल दोनों के अंदर में क्या है मेरे है, दोनों के में ये भी मेरा क्या है, दोनों के अंदर में बराबर दिया गया है मुझे, ये दोनों के दोनों एंगल जो सी ए डी हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये पहले आप देख लो निशान पड़ा हुआ है, निशान पड़ा, मतलब कि ये दोनों के अंदर में क्या है, बराबर है, दोनों के अंदर बराबर है, ये दिया गया है मुझे, तो दिया गया है, तो बस हमने इससे दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करा। किससे करा हमने, हमारे पास दो भुजा और एक एंगल है, तो एस ए एस सर्वांगसम नियम से हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज है, वह कौन सा चतुर्भुज है हमारे को बताना है। देखो, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अगर समद्विभाजित करे, कोई भी चतुर्भुज है उसके विकर्ण के समद्विभाजित, दो बराबर हिस्सों में बांट दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो वह चतुर्भुज क्या आता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 है हमारा, तो इस क्वेश्चन का देखो क्या है, देखो देखो स्क्रीन का एक आकार, स्क्रीन का आकार, स्क्रीन के दो विकर्णता, ठीक है, स्क्रीन का आकार दो विकर्णता विपरीत कोणों के बीच की दूरी से निर्धारित होता है। मतलब कि स्क्रीन का जो आकार होता है, देखो ये स्क्रीन है, तो इसकी जो स्क्रीन का आकार जो है ना, दो क्या है, विकर्णता, दो विकर्ण क्या है इसके, ये और एक ये है। ठीक है, ये विकर्ण है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई, कोणों के बीच की दूरी से निर्धारित होता है। मतलब कि जो स्क्रीन का इकाई होता है, स्क्रीन का जो माप होता है, आकार होता है, तो साइज कैसे मापते हैं हम, दोनों के बीच, दोनों विकर्ण के बीच की दूरी को से लेकर के हम मापते हैं स्क्रीन की साइज। ठीक है, तो एक निर्माता ग्राहक से के ग्राहकों की मांग के अनुसार, ठीक है, ग्राहकों की मांग के, भाई क्या है ये, ग्राहकों के मान के अनुसार आयताकार डिस्प्ले स्क्रीन बना सकता है। ठीक है, अब क्या है, निर्माता ग्राहकों की मांग के अनुसार आयताकार डिस्प्ले स्क्रीन बना सकता है। ठीक है, एक ग्राहक ने पिछले वर्ष निर्माता से एंड्रॉइड 70 इकाई आकार की एक डिस्प्ले स्क्रीन खरीदी। अपग्रेड के लिए वह बड़े डिस्प्ले साथ उस प्रकार की स्क्रीन चाहता है। अब क्या कर रहा है, पहले पिछले साल इसने इतनी इकाई की डिस्प्ले मांगा था, अब दूसरा डिस्प्ले मांग रहा है। ठीक है, अब देख तो नई स्क्रीन का आकार दुगना से अधिक, ठीक है, नई स्क्रीन का जो आकार है आपका दुगने से अधिक होना चाहिए। ठीक है, दुगने से अधिक होना चाहिए, और लेकिन यह मौजूदा से 3 गुने से कम होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा 70 इकाई से, जो मैं एंड्रॉइड 70 इकाई से मेरा दुगना, मेरा क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। ठीक है, दुगना होना चाहिए, बट मेरा जो 3 जो है ना, मेरा एंड्रॉइड जो मेरा इसका 3 गुने से ना, 70 के एंड्रॉइड 3 गुने से मेरा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रीन है ग्राहक के आकार को पूरा करता है। ठीक है, तो पहले आप दुगना से अधिक और अपना एंड्रॉइड 3 गुने से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो, जस्ट 1 सेकंड प्लीज, यहाँ पर फिर आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, प्लीज प्लीज माफ करना। हम्म, 14 क्वेश्चन है ना, इसमें ना आपको सबसे पहले एक चीज आना चाहिए, एक चीज आना चाहिए, अंडर जो 70 की वैल्यू आप निकाल लोगे ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखो, ये आ गया, देखो, तो हम क्या करें, दुगने से अधिक और 3 गुने से हमारा कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारे को जो 2 गुने हमारा अंडर 70 करना पड़ेगा।
मतलब कि दुगने से अधिक और से कम मेरा, तो मैं अगर मैं इस दोनों की वैल्यू निकाल दूंगा तो जो भी मेरी संख्या मेरा आ रहा है इन दोनों के बीच में आएगा। तो मैंने 70 हमने क्या निकाला, अंडर 70 की वैल्यू निकाल दिया, और फिर हमने 2 से गुना करा तो हमारे पास कितना है, हमारे पास इतना आया। फिर हमने 3 को अंडर 70 से गुना किया, हमारे पास इतना है। तो जो भी वैल्यू मेरी आनी चाहिए ना इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो मैंने फिर अब हमने क्या करा, हमने जो मेरा अंडरूट जो मेरा आएगा 580 है, उसको जो मैंने इसका मान निकाला, तो मेरा मान जो निकल के आएगा मैं अंडरूट 24.8 आएगा मेरा। ठीक है, तो मेरा जो इन दोनों के बीच की वैल्यू मेरा ये डी इसका राइट आंसर आपका आया। ठीक है, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अंडरूट आपके सामने में अंडरूट वाली संख्या कोई सी भी आ जाए, अंडरूट वाली संख्या कोई सी भी आ जाए, उसकी वैल्यू आपको निकालना हो ना, तो कैसे निकालोगे आप देखो। मैं आपको एक तरह से मैं एक चीज बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 14 वाला क्वेश्चन भाई आपका ना बहुत ज्यादा टाइम खींचेगा एग्जाम के अंदर में। ठीक है, अगर हमारा ना 100 में से ना अगर मेरा एक मार्क्स कम हो जाता है ना, मेरा 99 तो आ रहे हैं ना मेरे पास, 99 तो आ रहे हैं ना। बट इस तरह के क्वेश्चन के अंदर में फंस करके ना अपने दिमाग मत, ठीक है, दिमाग मत करना, कुछ मत करना, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर में इतना ज्यादा कैलकुलेशन है ना भाई। कैलकुलेशन से बचो बस, मैं इतना कहना चाहता हूँ। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करना है ना, मैं तो बोलूंगा भाई एक नंबर का क्वेश्चन है छोड़ दो। बहुत तगड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर में, बहुत तगड़ा कैलकुलेशन है। मैं आपको ये बोलूंगा जिस क्वेश्चन के अंदर में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आपका आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, प्लीज प्लीज उसको छोड़ दो, मत करो। इसके वजह से ना आपके इस क्वेश्चन के वजह से ना आपका 3-4 क्वेश्चन खा जाएगा ये। इतने इस क्वेश्चन को करने के चक्कर में आप 3-4 क्वेश्चन पहले निपटा चुके रहोगे, तो इसलिए इसको करना मत। मैं आपको एक बस अंडरूट 70 किसी भी अंडरूट की संख्या हो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, उसको सीख लेना, बाकी इस क्वेश्चन को मत ही पढ़ो तो छोड़ दो। ठीक है, करते हैं। देखो अंडरूट 70 की कभी भी किसी भी संख्या का पहले इसको समझो, अंडरूट 70 की वैल्यू कैसे निकालेगा। आप हमारे को देखना है कि भाई 70 से पहले का किसी का कौन सी संख्या का स्क्वायर आता है। कोई सी भी संख्या का स्क्वायर आता होगा, एक्स संख्या उसका स्क्वायर आता होगा 70 से पहले। तो मेरा 8 का जो इससे 70 से पहले किसका स्क्वायर आता है, मेरा 64 का स्क्वायर आता है। ठीक है, 64 मेरा आता है संख्या, 64 का मेरा 8 का स्क्वायर आता है, वे में कितना आता है, मेरा 64 आता है। तो मेरा 64 वाले मुझे स्क्वायर वाली संख्या ले लेना, 64 ले लिया। अब मैं 64 करने में, अब देखो 64 और आपको 64 करने में क्या जोड़ूंगा, मैं 70 हो जाएगा। तो मैं 64 करने में 6 को जोड़ता भी तो मैं 70 हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमारे को पहले स्क्वायर वाले जो भी संख्या का स्क्वायर हमारे को लेना है अंदर में, और प्लस में, और उसको पूरा का 70 तक पूरा करने के लिए हमारे को इसके अंदर 6 को और जोड़ना पड़े, 6 दिए छोड़ दिया। अब हमारे को करना है कि 64 का मेरा अंडरूट, अब मेरा 64 का अंडरूट मेरा क्या होता है, मेरा 8 होता है, और ये प्लस का 6 का 6, हम इसको प्लस लगा के 6 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमारे को, जो अब इस 6 को ना हमारे को ना जो संख्या हमारे जो आएगा स्क्वायर वाला, उसको दुगनी संख्या से भाग करना है, उसको क्या करना है, दुगनी संख्या से भाग करना है। ठीक है, तो दुगनी संख्या से हम उसको भाग करेंगे। अब हमारे को क्या करना है, एलसीएम लेना है। दोनों नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 16 ही आएगा। 16, अब नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करो, एक को 16 से भाग करोगे कितना आएगा, हमारे पास 16 आएगा। 16 को 8 से गुना करो कितना आएगा, 128 आएगा। और 16 को अब नीचे अब इधर वाले से करते हैं, तो 16 का 16 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 6 से गुना करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो 128 और 6 कितना है, 124, और 134, 134 बटे 16, जब इसको ऊपर नीचे भाग करोगे तो कितना निकल के आएगा, मेरा 58375 निकल के आया। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी संख्या का हम अंडरूट निकालते हैं। एक और निकाल के सिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि अंडरूट 31 है। अंडरूट 31, एक सेकंड हो जाना, क्या हो रहा है ये। ठीक है, अब देखो अंडरूट 31 की वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। सॉरी, रूट 31 की वैल्यू सबसे पहले हमारे को देखना है कि भाई इससे पहले ना किस कौन सी संख्या क्या क्या आता है, मेरा स्क्वायर आता है। तो देखो, तो मेरा आता है 2 का स्क्वायर को 3 का स्क्वायर करोगे कितना आता है, 3 का 9 आता है, 4 का 16 आता है, 5 का 25 आता है। 5 का स्क्वायर करोगे कितना है, 25 आया। इससे पहले क्या निकल के आया मेरे पास में आएगा 25 आएगा। और 25 करने में क्या जोड़ूंगा, मैं क्या जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाए, मैं क्या जोड़ूंगा, मैं 31 आ जाए मेरा। तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। अब मुझे 25 का स्क्वायर तो मुझे पता ही है, वह कितना आ जाएगा, 5 आएगा। बटे प्लस में 6 का 6, और बटे में मुझे से इसको 6 संख्या को किससे भाग करना पड़ेगा, इस संख्या 5 की संख्या के दुगने से, 10 से। बस अब इसको निचला संख्या का एलसीएम निकालेंगे। क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब दोनों हो गया, अब एलसीएम लेना है। निचला संख्या का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब क्या करना, निचला संख्या को निचला संख्या से भाग करोगे, 1 को 10 से भाग करेंगे 10 आएगा। 10 को 50 से गुना करें, 10 को 5 से गुना करो 50 आएगा। और प्लस में 10 से 10, अब इस वाली इधर वाली संख्या 10 को 10 से भाग करोगे कितना, 1 आएगा 6। तो मेरा 56 बटे में 10 आएगा। तो इसकी अंडरूट की वैल्यू कितना निकल के आया, 5.6 मेरी वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी अंडरूट वाली संख्या की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे सामने एक संख्या का टोपी की ऊंचाई कितना है, 16 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या कितना इतना है, तो इसकी तिरक ऊंचाई निकालनी है।
तिर्यक ऊंचाई निकाल ली है। देखो ऊंचाई क्या होता है शंकु का, ये वाला इसको हम एच कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई किसे कहते हैं, यहां से लेकर इस बार टॉप वाले बिंदु से और यहां तक की जो दूरी होती है इसको हम एल कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और ये जो आधा कट जाता है ना, आधा यहां से लेकर यहां तक, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा त्रिज्या होता है, आर होता है। ठीक है, अब जो हमारा आर एल निकालने का फॉर्मूला होता है सबको भी पता है ये। ठीक है, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई निकालने का, तिर्यक ऊंचाई बराबर में हमारा है कर्ण का स्क्वायर, इसको एच का क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, और उसको आर को क्या त्रिज्या कहते हैं। तो एच कर्ण का स्क्वायर बराबर में हमारे पास क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, एच का स्क्वायर, एच है ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में हमारा त्रिज्या का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करोगे रूट एल कितना निकल के आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। आगे करते हैं, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब जिसपे कोई भी पावर ना हो, जिसपे कोई भी पावर ना हो, इस पे भी पावर 2 की पावर है, इस पे 3 की पावर, इस पे 4 की पावर है, तो रैखिक बहुपद क्या है हमारा, सी इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इसका आएगा, वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है याद रखना, फॉर्मूला होता है याद रखना। ठीक है, फॉर्मूला होता है याद रखना, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, फॉर्मूला होता है क्या, वर्ग अंतराल का सूत्र क्या होता है, निचली सीमा प्लस में ऊपरी सीमा। तो पहला वाला जो संख्या मेरा रहता है उसको निचली सीमा कहते हैं, दूसरी वाली संख्या को ऊपरी सीमा कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों को जोड़ करके हमें 2 से भाग करना होता है, दोनों को जोड़ के 210 है, 210 को 2 से भाग करोगे 105 मेरा क्या निकल के आया, मेरा वर्ग अंतराल निकल के आया। आगे बात करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु सम त्रिभुज। ठीक है, सम मतलब समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, मेरा 30 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझे बात को, देखो क्या बोला जा रहा है, मेरा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। ठीक है, आपको हमारे को सबको पता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब कि समद्विबाहु है, मतलब कि दो भुजाएं बराबर रहेंगे, और एक आपका एक और 90 डिग्री का भी है ये। ठीक है, तो दो बराबर भुजाएं आधार और ऊंचाई होते हैं। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं होती हैं, दो बराबर भुजाएं आधार और ऊंचाई होती है। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, बस समद्विबाहु को समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मेरा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार ऊंचाई मुझे दे ही रखा है, कितना दे रखा है मुझे, 30 गुने 30 दे रही रखा है, 30 मुझे दे ही रखा है। आगे कहते हैं, बस फॉर्मूले में पुट करा, आंसर निकाल दिया मैंने। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आया कि 19 क्वेश्चन है, ए मुझे इतना दे रखा है, बी मुझे इतना दे रखा है, तो दो कोण हमारा ए और बी कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो ये ए और बी रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म का मतलब क्या, दोनों को जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो 35 और 45 को जोड़ने कितना आएगा हमारे पास, 180 आ जाए, मतलब कि कभी कतर मेरा सही है। आगे बात करते हैं, कारण देखते हैं, कोणों के एक रैखिक युग्म का योग सदैव 180 होता है, तो बिल्कुल सही बात है, कोणों का रैखिक युग्म का योग जो होता है 180 होता है, हाँ होता है। तो इसका मतलब अभिकर्तन कारण सही है, और सही वाक्य भी करता है, ए इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने अभिकर्तन दे रखा हमारे का, एक्स का मान कितना, 1 है, तो ठीक है 1 है, बहुपद डैश का एक सुनांक, मतलब कि ये जो मेरा एक्स का मान 1 है, एक्स का मान जो मेरा 1 है, मतलब कि इस वाले बहुपद का एक सुनांक है। ठीक है, तो के का मान कितना मेरा 10 है, तो यहाँ पर इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक्स का मान जो मैं इस वाली संख्या में पुट करूंगा, ठीक है, तो वहां से मुझे के का मान निकल के आ जाएगा, वहां से हमको सोल्व करना पड़ेगा, हमारे को सोल्व करना पड़ेगा, इसको इस वाले बहुपद को सोल्व करना पड़ेगा, के का मान 10 है कि नहीं है इसको करने के लिए। तो हमने इसको सोल्व करा, तो हमारा के का मान क्या निकला, 10 निकल के आया। इसका मतलब क्या है, मेरा जो अभिकर्तन मेरा सही है। अब कारण की बात करते हैं, देखो यदि मेरा ए बराबर मेरा ए एक्स ए है, एक्स की वैल्यू कितना मेरा 1 है, तो बहुपद जो मेरा कोई बहुपद का सुनांक है, ठीक है, मतलब एक्स का मान मेरा 1 है, बहुपद का सुनांक है, ठीक है, तो हमारा एफ माइनस का जो मेरा एफ ए बराबर कितना है, मेरा 0 है। एफ मतलब कि एफ मतलब समझते बहुपद, जो मेरा बहुपद की जो वैल्यू निकल के आई वह कितना निकल के आया, माइनस का निकल के आया, जो भी संख्या निकल के आया आपका माइनस का निकल के आया, और वह बराबर किसके, 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर होगा, ये बताओ, नहीं होगा, जो है 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों, जो भी आपका संख्या आपका आएगा ना वह भी माइनस के अंदर में ही आएगा, जो संख्या आपका आएगा ना, जो आपका संख्या आपका आएगा ना वह आपका माइनस का ही आएगा। ठीक है, अगर ये संख्या आपका बहुपद है, 1 है, प्लस का है, तो ये भी आपका क्या आना चाहिए, संख्या भी माइनस का ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपका कारण आपका गलत है, सी इसका राइट आंसर आपका आएगा। आपका अभिकथन सही है, लेकिन कारण आपका गलत है। ठीक है, बस इतना ही। तो बस आज की इस क्लास में हम यही तक क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके आगे क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। आशा करता हूं आप स्टूडेंट को बढ़िया तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट कुछ भी हो तो नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो बस आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आप स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन को ऑन पे सेट कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और वीडियो पे एक कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।